नमस्कार प्यारे साथियों, मेरे सहपाठी गणों। आज अपन रीट सामाजिक विज्ञान और हिस्ट्री का एक टॉपिक है सिंधु सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन। उनके बारे में आज अपन इस वीडियो लेक्चर में विस्तार से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो लगभग 2 या 3 पार्ट में पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता थोड़ा बड़ा टॉपिक है और महत्वपूर्ण पार्ट भी है और फैक्चुअल फैक्ट ज्यादा इसमें पूछे जाते हैं। इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, सब रखने वाली विधि दी गई है। अब देखते हैं, जो सबसे पहले अपन सिंधु सभ्यता को हो सकता है जितनी सरलता से पढ़ा जाए उतना पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसकी एक रूपरेखा के माध्यम से पढ़ेंगे तो आसान बन जाएगा ये थोड़ा सा वीडियो। तो सबसे पहले अपन रूपरेखा में पढ़ेंगे तो सबसे पहले भूमिका पढ़ेंगे और उसके बाद में उसकी उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे और उत्पत्ति के बाद में इसका कालक्रम देखेंगे और कालक्रम के बाद में अपन इसका विस्तार कहां तक है वो देखेंगे, बाई मैप के माध्यम से भी देखेंगे और उसके बाद में इसके जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी विशेषताएं क्या क्या है वो देखेंगे। और उसके बाद में अपन सामाजिक जीवन कह सकते हैं या सांस्कृतिक जीवन भी कह सकते हैं वो, और उसके बाद में आर्थिक जीवन और आर्थिक के बाद में राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक के बाद में 8 पॉइंट तो हो गए और लास्ट देखेंगे अपन पतन, सिंधु सभ्यता का एक्चुअल पतन कैसे हुआ तो वो देखेंगे। अब इनको अपन क्रम वाइज 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे जो पहला है वो है भूमिका। देखिए, सिंधु सभ्यता पढ़ने से पहले थोड़ा उसके बैकग्राउंड में जाएंगे, उनका थोड़ा से मंथन करें। तो सिंधु सभ्यता है ये भारत के पश्चिम उत्तर भाग में स्थित है, पहली बात तो ये रखना। और पश्चिम उत्तर भाग में स्थित होने के साथ साथ में ये जो हमारी सिंधु सभ्यता रही है, पहले तात्कालिक समय की बात करते हैं तो ये हमारे आर्थिक पक्षकार रही है। और इनकी अपन बात करते हैं तो ये एक नगरीय सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता होने के साथ में अपन इनकी तुलना 2 और सभ्यताओं से करते हैं। ये तो अपनी सिंधु सभ्यता थी, ठीक है, और यहां पर आपको पता है मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और यहां पर एक मिस्र की सभ्यता थी। ये मिस्र की सभ्यता, ये फिर सुमेरियन सभ्यता कह सकते हैं आप, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ये सिंधु सभ्यता। अब जो व्यापार होता था तो यहां से ये, यहां से यहाँ होता था, या फिर ऐसा भी हो सकता था यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लोग आते या फिर ये वाले लोग यहाँ आ जाते और ये लोग यहाँ भी जा सकते थे। तो इनके व्यापार का माध्यम कैसा था वो नहीं पता कहाँ से हो रहा था, लेकिन व्यापार जरूर हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है, या फिर जितने भी इतिहासकार हैं जिन्होंने निष्कर्ष निकाला है तो उन्होंने यही देखा है कि सिंधु सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता थी इन दोनों से। अगर इनका कंपेयर करें तो केवल मिस्र से कंपेयर करें तो सिंधु सभ्यता इससे 20 गुना ज्यादा बड़ी थी। और इन दोनों को मिला ले, सुमेरियन और मिस्र की सभ्यता को मिला ले, तो ये जो सिंधु सभ्यता थी फिर भी इनसे 12 गुना ज्यादा बड़ी थी। तो कह सकते हैं कि ये एक नगरीय सभ्यता थी और इनमें से ये सभ्यताएं थी, ये पूर्ण रूप से नगरीय नहीं थी, ये ग्रामीण सभ्यता भी थी और अर्धनगरीय सभ्यता भी थी। तो यहाँ से कुछ व्यापार किया जाता था, तो व्यापार करते थे तो यहाँ से यहाँ आने में यहाँ की अपनी संस्कृति का आदान प्रदान होता था, सिक्के हैं उनका आदान प्रदान होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। तो राजनीतिक कल्चर्स वगैरह हैं वो सभी प्रभावित होते थे एक दूसरे से व्यापार के कारण। तो ये यहाँ लोग जाते थे तो अपनी संस्कृति को यहाँ छोड़ के आगे भाग जाते थे और यहाँ के लोग आते थे तो कुछ संस्कृति यहाँ छोड़ के चले जाते थे। तो कहने का मतलब है कि ये संस्कृति का भी आदान प्रदान करते थे। और इसके बाद ये एक नगरीय व्यवस्था थी, ये इतनी नगरीय व्यवस्थाएं नहीं थी, ग्रामीण व्यवस्थाएं थी और अर्धनगरीय भी सभ्यता भी इनको कह सकते हैं। अब अगर शुरुआत करते हैं तो इनके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता की
वो शुरुआती क्षेत्रफल इनका लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के आसपास था, और लेकिन वर्तमान में इनका जो क्षेत्रफल है वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर पहुंच गया है। और प्रथम जो सभ्य स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था, और उन्हीं के नाम पर सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया है। और इनके जो उपनाम है अभी देखते हैं कि किन किन कारणों से इनके उपनाम पड़े। ये तो था इनका क्षेत्रफल। और स्थलों की बात करते हैं तो आजादी से पहले लगभग 40 या 45 क्षेत्र खोजे गए थे, स्थल खोजे गए थे, और लेकिन वर्तमान में लगभग 1400 से लेकर 1500 के आसपास स्थलों की खोज हो चुकी है। अब ये तो थी इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता। उनके बाद अपन इनकी स्थिति को देख लिए और इनके कुछ उपनाम है, तो वो हड़प्पा सभ्यता है एक, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता इनका नाम क्यों पड़ा, तो क्योंकि जो पहला टीला था यानी कि पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था, उस समय का तात्कालिक नाम हड़प्पा था, ठीक है। उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और दूसरा जो नाम है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों रखा गया, सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि जो भी इस सभ्यता के स्थल खोजे गए वो अधिकांश स्थल सिंधु नदी के आसपास ही मिले थे, यहाँ पर ही मिले थे, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। और एक और तीसरा नाम है तो वो है सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सभ्यता। अब जो सरस्वती सभ्यता है वो क्यों रखा गया, ये सब अपना सिंधु सभ्यता थी, इनके पास ये सिंधु नदी थी और यहाँ पर ये गंगा नदी थी, और गंगा और सिंधु नदी के बीच में एक और रिवर चलती थी, उनका नाम था सरस्वती नदी। जो वैदिक काल में इसके पतन की भी जानकारी मिलती है। और ये जो सरस्वती नदी थी और इनके बीच में लगभग 1100 के आसपास यानी कि शायद स्थल खोजे गए थे यहाँ पर, तो इसीलिए इसका नाम सरस्वती सभ्यता भी रखा गया, क्योंकि सरस्वती की नदी के पास में खोजे गए थे 1100 स्थल। और वर्तमान में आप इसको गगन नदी भी कहते हैं राजस्थान में, वो बात अलग है। और उसके बाद में एक और नाम है, ये प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति। आप सब प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहते हैं, तो प्रथम नगरीय क्रांति यूं कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सड़कें मिली थी वो बिल्कुल एक समकोण पर पाई गई, और मेसोपोटामिया में वगैरह वहां पर ऐसी सुव्यवस्थित सड़कें नहीं थी, वो इधर कोई इधर कोई इधर जा रही कोई इधर जा रही, इसलिए उसको आप सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता नहीं कह सकते। और दूसरी बात, यहाँ पर जो ईंटें मिली गई थी वो ईंटें पक्की थी, और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो ईंटें मिलेगी वो कच्ची ईंटें थी, इसीलिए उसकी तुलना में ये ज्यादा सुदृढ़ थी। और भी कई कारण हो सकते हैं, जो वहाँ की नगरीय व्यवस्था के साथ साथ में यहाँ जो घर बने थे वो पक्के थे, यहाँ नालियाँ थी वो पक्की बनी हुई थी, वहाँ नालियाँ पक्की नहीं थी, वहाँ व्यवस्थित नालियाँ नहीं थी, यहाँ व्यवस्थित नाली थी। और छोटी छोटी नालियों से एक बड़े नाले का निर्माण किया गया था, ताकि इन छोटी नालियों का पानी बाहर गांव नगर के बाहर छोड़ने के लिए नाले का प्रयोग किया जाता था, और उस नाले के माध्यम से बाहर पानी छोड़ दिया जाता था। तो ऐसे कह सकते हैं कि ये जो व्यवस्थाएं थी ये काफी सुदृढ़ थी, ये इतनी सुदृढ़ नहीं थी, ये ग्रामीण बोला जाता है इनको, या फिर अर्ध नगरीय भी कह सकते हैं। और ये एक नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए अपन इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं सिंधु सभ्यता को। और एक और नाम भी है इसका, कांस्य युगीन सभ्यता। अब साहब कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा था ताम्रपाषाण काल, उसके बाद पुरातैतिहासिक काल पढ़ते हैं तो उनमें अपन तांबे की खोज तक सीमित रखते हैं, लेकिन जब सिंधु सभ्यता की खोज हुई तो यहाँ पर कुछ बर्तन वगैरह मिले, वो कांसे के मिले थे। और कांसा किससे बनता है, तांबे से थोड़ा मजबूत होता है, तांबे के साथ में टिन मिला दिया जाता है तो कांसे का निर्माण हो जाता है। तो ये सभ्यता कांस्य युगीन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्तन कांसे के मिले थे, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता। अब और आगे हड़प्पा सभ्यता। अब साहब ये हड़प्पा की अक्सर में खोज कैसे की गई थी, तो सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज की गई थी तो 1826 ईस्वी के अंदर, एडी के अंदर हड़प्पा की खोज करने के लिए एक भाई साहब जी थे चार्ल्स मेसन, और उसने हड़प्पा के जो टीला था इसकी ओर ध्यान आकर्षण किया।
साल्स में से। इसने कहा कि ये जो एक स्थल है ये हड़प्पा है, इसको खोजा गया। हाँ, 1826 एडी के अंदर चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले हड़प्पा के टीले की तरफ ध्यान आकर्षण किया और फिर ज्यादा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसको भूल गए। फिर थोड़े ही समय बाद में 1853-1856 एडी के अंदर वापस डलहौजी इस समय गवर्नर जनरल होते हैं और डलहौजी के समय कनिंघम के नेतृत्व में, कनिंघम मोदी के नेतृत्व में 2 बंटन बंधु कराची से, लाहौर से लेकर कराची के बीच में एक रेलवे पटरी का निर्माण कर रहे थे और यहाँ था हड़प्पा और यहाँ से इनको ईंटों की जरूरत पड़ती है बीच में डालने के लिए पटरी में, तो ताकि इनका संतुलन बना रहे पटरी का, तो इन्होंने यहाँ से ईंटें लाई और यहाँ पर खुदाई करके ईंटें लगा दी। लेकिन इनको फिर भी पता नहीं चला कि यहाँ पर कोई नगर है और इन्होंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। एक सुनहरा मौका अपने हाथ से निकल गया और इनका नेतृत्व कनिंघम कर रहे थे और कनिंघम के नेतृत्व में 2 भाई थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में ये कार्य हो रहा था, लेकिन इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर आगे आते हैं अपन थोड़े 1921 के अंदर आते हैं और 1921 एडी की बात करते हैं। तो इस समय जो भारतीय पुरातत्व एवं संरक्षण विभाग था उनके अध्यक्ष थे अपने भाई साहब जी लॉर्ड कर्जन भारतीय पुरातत्व एवं संरक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। सॉरी, के अंदर 1921 की बात करते हैं और 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में और ये अध्यक्ष होते हैं जॉन मार्शल, किसके? भारतीय पुरातत्व एवं संरक्षण विभाग के अध्यक्ष होते हैं जॉन मार्शल। और इस समय गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कर्जन इस समय अध्यक्ष होते हैं और पुरातत्व विभाग के ये अध्यक्ष होते हैं और लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल होते हैं। और 1921 में वापस पुनः हड़प्पा की ओर ध्यान दिया जाता है और ये जॉन मार्शल एक भाई साहब से थे दयाराम साहनी, और दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज करते हैं और इनकी खुदाई पुनः स्टार्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सबसे पहली बात है, यहीं से प्रश्न पुट होता है। और उसके बाद अगला जो अपन कह सकते हैं कि इस समय जो हड़प्पा खोजा गया था 21 के अंदर और अपन ने नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता। अब क्या नाम रखे साहब उनसे पूछोगे तो स्थल कौन सा? हड़प्पा, तो हड़प्पा सभ्यता हो गया। बस पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया गया। और आगे अगर हम बात करते हैं तो अधिकांश नदी सिंधु नदी के किनारे थे, वो आपको पता ही थे, लगभग 1100-1200 स्थल थे। तो सिंधु नदी नाम इसीलिए रखा गया कि अधिकांश स्थल सिंधु नदी के किनारे थे, इसलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता। और अब आगे अपन देखते हैं, हाँ, तो उत्पत्ति की बात करते हैं तो 3 विचारधाराएं के आधार पर उत्पत्ति के मत चलते हैं। और वो तीनों विचारधाराएं कौन सी हैं? तो पहली विचारधारा है अपने मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है और इसको जो मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता, ठीक है, इससे संबंधित है। और इसके समर्थक कौन कौन से हैं? तो इसके समर्थक हैं अपने गॉर्डन साइड,
गॉर्डन चाइल्ड, क्रेमर, डीडी कोसाम्बी, क्रेमर, गॉर्डन चाइल्ड, एच डी संकालिया, एच डी चंकालिया, और इसके बाद में लियोनार्ड वुल्ली। ये जो समर्थक हैं ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है वो मेसोपोटामिया से हुई है, यानी कि ये विचरणवादी सिद्धांत की बात करते हैं, यानी ये विदेशी विचारधारा के समर्थक हैं और ये विदेशी मत की संकल्पना के समर्थक हैं, और कहते हैं कि गॉर्डन चाइल्ड और क्रेमर और डीडी कोसाम्बी, और ये तो डीडी कोसाम्बी यहाँ तक कहता है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो सिंधु सभ्यता की वो मेसोपोटामिया से हुई है, अर्थात मेसोपोटामिया सिंधु सभ्यता के जनक भी है। क्रेमर भी यही कहता है, ये तो बस टाइम पीरियड बता देते हैं कि 100 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया से हुई है, बस एक इतना सा फर्क है। और ये दोनों को कहता है कि जो दोनों का जनक है वो एक ही है, ये जनक की बात करता है, ठीक है। अब ये विसरणवादी सिद्धांत के आधार पर है, और बाकी दो और विचारधाराएं पढ़ेंगे, इनमें से तो वो है कर्मिक सिद्धांत के आधार। और विचरणवादी सिद्धांत क्या है? विचरण का अर्थ है फैलना, मतलब यहाँ के जो मेसोपोटामिया के लोग कहाँ गए? सिंधु गए, और सिंध में ही क्या कर दी? एक नई सभ्यता की स्थापना कर दी, और धीरे धीरे वहाँ लोग रहने लगे, और आवश्यकताएं की पूर्ति यहाँ पर पूर्ण रूप से हो रही थी, तो वो लोग यहाँ ज्यादा प्लान कर गए और ये बड़ा नगर बन गया। ये लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन जो दूसरी विचारधारा है तो वो है ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता। और ईरानी जो बलूचिस्तानी सभ्यता है, ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता, ये दूसरी विचारधारा वाले लोग हैं, और इनके जो समर्थक हैं, इनका जो समर्थन करने वाले हैं वो दो विद्वान हैं, और उन दोनों विद्वानों ने तो एक ही बात बोली कि ये जो है इसमें फेयर सर्विस, और दूसरा है रोमिला थापर। ये दोनों विद्वान हैं। रोमिला थापर सबसे इंपोर्टेंट माना जाता, और सर्विस भी है, फेयर सर्विस। दो विद्वान हैं जो इस विचारधारा का समर्थन करते हैं, और ये कर्मिक सिद्धांत पर आधारित है। कर्मिक का मतलब ये इतना याद नहीं, बस समझने के लिए है, थोड़ा दिमाग में रहे कि कर्मिक क्या होता है, विचरण क्या होता है, कभी कोई पूछ ले, और आपको भी पता रहे कि आखिर में ये तो उठ के बाहर से आए, और ये अपने देशीय संकल्पना के आधार पर है। देशीय मतलब ये कहते हैं, कर्मिक का मतलब यहीं लोग रहते थे, और इनका धीरे धीरे एक से लेकर दो, जैसे एक व्यक्ति यहाँ रहता था, 2 3 4 5 ऐसे करके एक बड़ी सभ्यता का निर्माण हुआ है। ये लोग इसी विचारधारा का समर्थन करते हैं। और तीसरी विचारधारा है वो है सौत्य सभ्यता, सौत्य संस्कृति का विकसित रूप, सौत्य संस्कृति का विकसित रूप। ऐसा भी मानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है वो सौत्य संस्कृति का विकसित रूप है। ऐसा मानने वाले कौन थे? इनकी खोज थी सौत्य सभ्यता की, वो की थी 1953 के अंदर, अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, एक नाम याद रखना काफी है, अमलानंद घोष, ज्यादा याद करने की दिक्कत नहीं है, क्यों कि नाम तो मैं बता दूंगा। अमलानंद घोष है, आदित्य दंपत्ति है, और डीपी अग्रवाल जैसे विद्वान इनका समर्थन करते हैं। और ये जोकर जाकर संस्कृति, आपने ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में पढ़ा है, तो उन्हीं का विकसित रूप है, और जोकर जाकर संस्कृति यहाँ रहती थी। अर्थात इनके जो कुछ बातें हैं, समानता है, वो क्या है? अब यहाँ ये जो विद्वान है कहते हैं कि मेसोपोटामिया से आए हैं लोग, वो किस आधार पर कहते हैं? तो वो कहते हैं कि कुछ यहाँ पर जो सिक्के मिलते हैं वो सिंधु सभ्यता में मिलते हैं, और ऐसे हैं कि यहाँ पर भी कुछ लोग इस तरह के नाव वगैरह चलाते थे, तो वो भी यहाँ चलाते थे। तो ऐसा भी तो है कि व्यापार के माध्यम से तो हो सकता है, इन दोनों का व्यापार चल रहा था, इसी माध्यम से भी तो हो सकता है। तो इस मत का अपन ज्यादा समर्थन भी नहीं करते हैं। और रही पीछे वाली ये दोनों बातें,
तो ये जो बलूचिस्तानी और ईरानी है ये कहते हैं कि यहाँ पर एक नाल, कुल्ली और आमरी एक सिंध के क्षेत्र हैं, नाल, कुल्ली और आमरी। ठीक है, ये पहले बलूचिस्तान के अंदर 3 क्षेत्र थे और यहीं पर ये सिंध यानी कि जो सिंधु सभ्यता है उनका विकास हुआ है, इनका डेवलप हुआ तो फिर सिंधु सभ्यता में कन्वर्ट हो गया, ये ऐसा मानते हैं। और इसके बाद में जो सौती सभ्यता वाले हैं, ये सौती संस्कृति वाले लोग हैं, ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ मर्द भांड मिले, मतलब बर्तन मिले, और इन मर्द भांड के अंदर एक बात ये समानता देखी गई, तो कहते हैं कि यहाँ पर जो पीपल के पत्ते वाले मर्द भांड मिले वो को वो यहाँ पर भी मिले गए, और इसके साथ में ये कहते हैं कि पीपल के पत्ते और कुछ बर्तन ऐसे थे जिन पर रस्सी के चिन्ह थे। ठीक है, तो वो को वो यहाँ पर भी मिले, और कुछ बातें ऐसी भी कहते हैं कि कुछ बर्तन थे जिन पर कुछ लाइनदार धारदार कुछ चित्रित बनाए गए थे, तो वो को वो बर्तन यहाँ पर भी मिले। तो अपन कह सकते हैं कि जो सौती संस्कृति था उनका विकसित रूप है वो सिंधु सभ्यता है, कोई बाहर से नहीं आई, हमारी यहीं थी पहले, और इनका धीरे धीरे विकास हुआ, पहले ग्रामीण थी फिर नगरीय कन्वर्ट हो गई, बस इतना फर्क है। कालक्रम की बात करते हैं तो उस समय लिपि का ज्ञान नहीं था लोगों को, और लिपि का ज्ञान न होने के कारण अपन आज कुछ भी लिखे हुए मिले हैं तो उनका अपन सही अनुमान नहीं लगा सकता कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन जो भी अपन आज तक कालक्रम निकाल रहे हैं, अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग टाइम पीरियड बताए हैं, तो वो देखते हैं। और अब इनका विकास था वो क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए न तो इनका विकास 37 क्रम में हो सकता है, न तो इनका विकास 37 क्रम में हो सकता है, और न ही अपन इसको कह सकते हैं कि इनका उत्खनन लंबवत होता है। 37 और लंबवत कैसे नहीं हुआ, देखिए लंबवत से मतलब है कि ये वर्तमान सभ्यता है, और इसके नीचे और पहली सभ्यता थी, फिर इसके नीचे और सभ्यता, इसके नीचे और सभ्यता, तो अपन कह सकते हैं कि ये सभ्यता है, ठीक है वर्तमान, इनकी खोज तो हो गई, ठीक है इनकी भी हो गई, लेकिन इनकी हो गई, अब आगे पता नहीं चल रहा कि नीचे कौन सी सभ्यता विकसित होगी। तो लंबवत तो अपन इनका क्रमिक रूप से नहीं कर सकते। 37, अब 37 में क्या था, इसको हटाओ, पहले इसको हटाओ, फिर इसको हटाओ, फिर इसको हटाओ, फिर इसको हटाओ, तो वर्तमान को तो अपन हटा नहीं सकते, वर्तमान जो जीवन है इसको तो हटा नहीं सकते, इसीलिए ये भी उपयोगी नहीं है और ये भी उपयोगी नहीं है। इसी आधार पर अपन इसका क्रमवत और क्षैतिज दोनों रूप से अध्ययन नहीं कर सकते। और रही बात आगे कालक्रम की, तो कालक्रम में जो बात है वो सबसे पहले 4 विद्वानों के अपन देखेंगे। एक तो जॉन मार्शल के अनुसार, और जॉन मार्शल ने जो कालक्रम बताया था वो ये बताया था 3200 से 3250 से लेकर 2750 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो सिंधु सभ्यता का है, ये जॉन मार्शल बताते हैं। और जॉन मार्शल के बाद अपन कोई विद्वान है ज्यादा महत्वपूर्ण, तो मार्टिन व्हीलर है। और मार्टिन व्हीलर ने क्या कहा, और व्हीलर ने कहा तो जो टाइम पीरियड दिया मार्टिन व्हीलर ने वो ये दिया 2500 से 1500, 2500 बीसी से 1500 बीसी तक, ठीक है। उसके बाद अगर तीसरा है तो वो रेडियो कार्बन विधि आती है, रेडियो कार्बन विधि, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यही है, इस पर 3 स्टार लगा के नोट्स बनाए। और इसकी जो बात है कालक्रम में, तो ये बताता है 2300 से लेकर 1750 बीसी तक, ठीक है। और उसके बाद अपन डीपी अग्रवाल की नहीं पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन सीधा फेयर सर्विस पर जाएंगे। फेयर एंड सर्विस ने क्या कहा, फेयर सर्विस बोलता है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 2000 से लेकर 1500 बीसी के बीच में, ठीक है। इतनी काफी है, ज्यादा पढ़ना नहीं है। वो मात्र और मात्र 40 स्थान थे जो स्वतंत्रता से पहले खोजे गए थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में 1400 से लेकर 1500 के आसपास क्षेत्रों की खोज हो चुकी है, नए क्षेत्र, ठीक है। तो ये इतने स्थल है अपने पास में, और इन स्थलों को अपन 3 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। 3 क्षेत्रों के अंदर फैले हैं, 3 देशों के अंदर फैले हैं, एक अफगानिस्तान और एक अपना पाकिस्तान और एक अपना इंडिया, ये 3 क्षेत्र हैं। इन तीनों के अंदर सिंधु सभ्यता के ये स्थल फैले हुए, और यहाँ पर तो मात्र 2 ही क्षेत्र हैं, और यहाँ पर 425,
और 975 के आसपास में भारत में लगभग इतने क्षेत्र हैं। तो आप मिलाएंगे तो लगभग काउंट करेंगे तो 1400 के आसपास बैठेंगे ये। और अब इसकी बात करते हैं तो जो सबसे दो क्षेत्र हैं अफगानिस्तान के अंदर वो है मुंडीगाग और दूसरा है चुर्तुगोई। ठीक है, ये दो क्षेत्र अफगानिस्तान के अंदर हैं। और अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान को बढ़ते हैं तो पाकिस्तान के तीन प्रांत हैं। सिंध वाला प्रांत, ठीक है, बलूचिस्तान बलूचिस्तान और पंजाब। पंजाब भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान वाले को पूर्वी पंजाब बोलते थे। ठीक है, ये वाले क्षेत्र हैं। और इन क्षेत्रों के अंदर ये कुछ नए स्थल खोजे गए थे, 425 जो इनमें से खोजे गए थे। और जो भारत के अंदर हैं तो भारत के अंदर सबसे पहले जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के बाद में आप हरियाणा, हरियाणा के बाद पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद आप इधर जाएंगे तो गुजरात है। और गुजरात में भारत के जो सर्वाधिक स्थल हैं वो गुजरात में है। ये प्रश्न पूछ ले तो आप बता देना। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर अब सबसे जो ऊपरी भारत का जो बिंदु लगेगा सिंधु सभ्यता का वो जम्मू कश्मीर से है। और जम्मू कश्मीर का जो पॉइंट है वो मांडा है। ठीक है, और इधर अपन और लास्ट वाला अपन जाएंगे तो महाराष्ट्र के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर लास्ट पॉइंट। अब जो सिंधु सभ्यता है वो कितनी एरिया में फैली हुई है तो इनकी आकृति तो आपको बता देते हैं, त्रिभुजाकार है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये जो लंबाई है 1400 किलोमीटर है, ये 1600 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो जलीय सीमा लगती है वो लगती है 1300 किलोमीटर के आसपास। अब इनको ऐसे मिला दीजिए, आकृति कैसी बन गई, त्रिभुज के समान बन गई। ये लंबाई हो गई, ये लंबाई हो गई, ये हो गया नॉर्थ साउथ और ये हो गया ईस्ट वेस्ट। ठीक, ईस्ट इधर वेस्ट इधर। ये तो था अपना विस्तार हो गया। अब इनकी आकृति कैसी, प्रश्न पूछ ले कि भाई सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए तो सिंधु सभ्यता की जो आकृति है वो किस प्रकार की, तो त्रिभुजाकार आकृति दिख रहा है, त्रिभुज के जैसा, तो त्रिभुजाकार आकृति हो गई। और इसके बाद अपन क्षेत्रफल की बात पहले कर चुके हैं। लगभग पहले जो स्टार्टिंग में इसका क्षेत्रफल था वो 12,99,600 किलोमीटर था, वर्ग किलोमीटर था। लेकिन वर्तमान में 20 लाख वर्ग किलोमीटर है लगभग। और ये मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ी है। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों को इंक्लूड करें तो ये 12 गुना ज्यादा बड़ी सभ्यता है। अब इसके बाद में विस्तार की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के दो क्षेत्र हो गए, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, भारत के जो क्षेत्र है वो हो गए। अब अपन जो मेन मेन क्षेत्र है वो देखते हैं कि भाई सिंध के अंदर कौन से हैं और बलूचिस्तान के अंदर कौन से आते हैं, तो वो देखते हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर नीचे दक्षिण वाले पार्ट के अंदर है 4 क्षेत्र हैं। तो वो है पहला सुतकांगीडोर, फिर दूसरा है सौतका, ठीक है, उसके बाद है बालाकोट, बालाकोट और एक लास्ट है डाबरकोट। ये वाले क्षेत्र तो हैं कहाँ पर, बलूचिस्तान के अंदर। और सिंध की बात करते हैं तो सिंध के अंदर मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, अली मुराद, और समुद्रो और आमरी और
वो सिंध के अंदर आते हैं। बलूचिस्तान के अंदर 4 है, सुतकांगेडोर, चौथकाक, बालाकोट, डाबरकोट सिंध के अंदर है। मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, अली मुराद, सौंदड़ो, आमरी और जुदेरदड़ो, ये महत्वपूर्ण पार्ट है, उन्हीं के नाम लिखे। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे के नाम नहीं लिखे जा सकते हैं। और पंजाब की बात है तो हड़प्पा है, जलीलपुर है, हड़प्पा, जलीलपुर, हड़प्पा, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खान, ठीक है। और उसके बाद में शक पुरवाने, चक पुरवाने, और फिर है रहमान डेरी। रहमान डेरी, देखिए यहाँ पर तो 2 थे, सुरतुगुई और मुंडीगाग। ये 2 वाले क्षेत्र यहाँ थे। और डेरा इस्माइल खान, हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान डेरी और शक पुरवाने ये पंजाब के अंदर है। और बलूचिस्तान के अंदर सुतकांगेडोर, चौथकाको और बालाकोट, डाबरकोट ये वाले क्षेत्र होंगे। अब सिंध के अंदर मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, आमरी और सौंदड़ो, अली मुराद और जुदेरदड़ो ये वाले क्षेत्र हैं सिंध प्रांत के अंदर। अब भारत के अंदर है वो भी देखेंगे। तो भारत के अंदर सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर आ गया अपना मांडा। फिर अपन हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी, राखीगढ़ी है, बनवाली है और मीताथल है और बालू है। ये वाले क्षेत्र हो गए हरियाणा के अंदर। और पंजाब के अंदर देखेंगे तो रोपड़ है, संगोल है और चकवाड़ा 86 है और एक और रह जाएगा, चकवाड़ा 86 हो गया और डेर मजरा ये क्षेत्र हो गया। अब राजस्थान के अंदर आपको पता है एक मैन है कालीबंगा, ठीक है। और उसके बाद अपन गुजरात में पढ़ते हैं तो सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। और गुजरात को 2 भागों में अपन देखते हैं। 2 भाग कौन कौन से, एक तो कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ठीक है। और इसमें 3 क्षेत्र हैं। तो वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तो अपना सुरकोदड़ा, एक धोलावीरा और एक है देसलपुर। ये तो है कच्छ वाले क्षेत्र के अंदर। और जो बाकी बचे हैं वो है अपने अपने खंबात की खाड़ी में लोथल, रंगपुर और भक्ताराव, उसके बाद में मेगम, कुंतासी और शिकारपुर, ये वाले क्षेत्र हो गए खंबात की खाड़ी के अंदर। लोथल है, रंगपुर है, भक्तावास है, मेगम है, कुंतासी है और शिकारपुर, ये तो हो गए गुजरात की खंबात की खाड़ी में। और कच्छ की खाड़ी के अंदर सुरकोदड़ा है, धौलावीरा है, देसलपुर है ये। अब आगे अपन जो देखते हैं तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में दिमाबाद, ठीक है। और आगे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 क्षेत्र हैं। और उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के अंदर 3 क्षेत्र हैं, बड़ा गांव, हुल्लास और एक अपना आलमगीरपुर। आलमगीरपुर तो आपको पता ही है, बड़ा गांव और हुल्लास, ये दोनों तो है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और एक है मेरठ के अंदर, वो है आलमगीरपुर। ठीक है। अब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम वाले ये क्षेत्र देखते हैं। देखिए सबसे नॉर्थ में है मांडा, चिनाब नदी के किनारे पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। ये दक्षिण वाला अपना जो देमाबाद है, वो देमाबाद अपने गोदावरी की सहायक नदी है परवरा,
उसके किनारे पर स्थित है। और ये जो क्षेत्र है अपना यूपी के जो बड़ा दावी, यूपी के अंदर आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। और इधर वाला एक क्षेत्र है सबसे पश्चिम के अंदर है, वो है आपके सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर है। और वो क्षेत्र है दास्त नदी के किनारे, ठीक है। ये क्षेत्र याद रखना कि उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, पूरी सिंधु सभ्यता इनके बीच में फैली हुई है। तो सुतकांगेडोर है, मांडा है, आलमगीरपुर है और देमाबाद है। ये तो इनके 4 क्षेत्र थे। अब आगे देखते हैं इनके महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं। तो महत्वपूर्ण स्थलों की बात करेंगे तो इनको 2 भागों में पढ़ा जाएगा। एक तो इसकी महत्वपूर्ण नगर पढ़ेंगे सबसे पहले, और महत्वपूर्ण नगर की बात अपन इनको पढ़ेंगे तो कुछ स्थल है, वो खास खास स्थल है। महत्वपूर्ण तो नगर हो गए 7, और जो महत्वपूर्ण स्थल है 15 से लेकर 20 है। थोड़ी थोड़ी जानकारी रखेंगे, एक एक दो पॉइंट है जो महत्वपूर्ण परीक्षा में आने लायक प्रश्न है वही। इतनी देर तो कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत समझना था हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। लेकिन अपने जो प्रश्न पुटअप होते हैं वो या तो यहाँ से होंगे या फिर अभी आज जो अभी देखेंगे कुछ महानगर है इनमें से ज्यादा पुटअप होने की संभावना रहती है। पहला है आपका हड़प्पा, दूसरा है आपको मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा कालीबंगा, कालीबंगा, और 5वां चौंदड़ो, ठीक है। 5 हो गए, 6 नंबर और 7 नंबर। अब चौंदड़ो के बाद आप पढ़ेंगे बनवाली और धोलावीरा, बनवाली, धोलावीरा। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, कालीबंगा, चौंदड़ो, बनवाली, धोलावीरा। ये 7 महानगर हैं। महानगरों में सबसे पहले अपन हड़प्पा को पढ़ेंगे। तो आप पहला टॉपिक है, पहला महानगर है, बड़े जोश के साथ। इतनी देर आप भावुक थे, भले ही कुछ भी थे, लेकिन यहाँ अभी पढ़ेंगे तो जोश के साथ पढ़ना, ताकि यहीं से प्रश्न पुटअप होते हैं। ये अपन हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे हैं, और हड़प्पा पहला महानगर है जिसकी सर्वप्रथम खोज की गई थी सिंधु सभ्यता के अंदर। इसी के नाम पर सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया था। और आगे अपन देखते हैं तो हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर, ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान का एक प्रांत है पंजाब प्रांत, और पंजाब प्रांत के अंदर एक गांव, एक छोटा सा इलाका है मोंटगोमरी, मोंटगोमरी के अंदर स्थित है। और ये रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के जो बाएं तट है वहां पर, ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। बस पहले प्रश्न कहीं से पूछा जाता है तो कौन सी नदी पर है हड़प्पा, तो रावी नदी के तट पर। कहां पर है, मोंटगोमरी पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां पर। बस ये सामान्य जानकारी है। अब ये किसके निर्देशन में इनकी खोज की गई थी तो वो देखते हैं। तो निर्देशन थे जॉन मार्शल, जॉन मार्शल के नेतृत्व में इनकी खोज की जाती है, जॉन मार्शल, क्योंकि यही पुरातत्व विभाग के संरक्षण, पुरातत्व एवं संरक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, तो इन्हीं के नेतृत्व में हुआ। और खोज करने में दयाराम साहनी, खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने इनकी खोज की थी। और इनके एक हेल्पर के रूप में जो सहयोग कर रहे थे वो थे माधव स्वरूप वत्स। बस इनसे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर खोज की गई थी, खोज की ने तो वहां पर 2 टीले प्राप्त हुए। तो 2 टीले प्राप्त हुए, एक का नाम रखा गया पश्चिमी टीला और एक का नाम रखा गया पूर्वी टीला। और ये जो पूर्वी टीला था ये पश्चिमी टीले से थोड़ा बड़ा था दिखने में, और ये थोड़ा छोटा था, क्योंकि यहाँ लोग थे वो कम रहते थे। यहाँ पर जो बड़े बड़े अधिकारी वगैरह वो रहते थे, पुरोहित वर्ग यहाँ रहता था, और मंत्रीगण और जितने भी अधिकारी कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, वो ये
दुर्ग वाले में रहते थे। इसी पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला भी कह सकते हैं, गढ़ी टीला भी कह सकते हैं, और इसको पूर्व टीले को नगर टीला भी कहते हैं। अब नगर टीला है तो सामान्य लोग हैं, आम लोग हैं, मजदूर है, कारीगर वगैरह, आम जनता यहाँ रहती थी। ठीक है, ये आम जनता के लिए था, और ये आम जनता के लिए था, ये राजा महाराजा के लिए रहता था। तो सीधी सी बात है, इस दुर्ग के लिए परकोटा नहीं हुआ करता था, इस दुर्ग की सुरक्षा करना बहुत जरूरी था। तो वो ये क्या करते थे, पक्की ईंटों के द्वारा इस चार दीवारी का निर्माण किया गया, और जिसको बोलते हैं रक्षा प्राचीर। ठीक है, ये पक्की ईंटों से मिला है रक्षा प्राचीर। अब ये ध्यान रखना, आगे कुछ इस तरह है कि दोनों दुर्ग होंगे, नगर टीला और पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे होंगे। लेकिन कुछ एक ऐसा टीला होगा जो दोनों को एक ही रक्षा प्राचीर से घेरा रखेगा। लेकिन कोई नगर ऐसे आएंगे जो दोनों ही कोई रक्षा प्राचीर से नहीं घिरे होंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखना, हड़प्पा का जो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ जो टीला था वो पूर्वी टीला नहीं कह सकते, पश्चिमी टीला था, दुर्ग टीला था, और जिनको एबी टीला नाम दिया था मार्टिन व्हीलर ने। और इसका एक ऊपर और टीले की खोज की गई थी, उसका नाम दिया था एफ टीला। और नीचे एक और खोज की थी R31, एक कब्रिस्तान की खोज की थी, ये लकड़ी की कब्र थी, उनकी खोज की गई थी। और ये जो खोज है, ये इनके जो साक्ष्य मिलते हैं, ऐसा है कि हड़प्पा की पतन होने के बाद के साक्ष्य हैं, उसके बाद ये जो कब्रें दफनाई गई थी। ठीक है, ये मिलता है। अब ये एबी टीला नाम किसने दिया था इस टीले का, ये नाम दिया था मार्टिन व्हीलर ने, इसका नाम दिया एफ टीला, मार्टिन व्हीलर ने दिया। अब इसके जस्ट ऊपर 6 फीट की ऊंचाई पर एक एफ टीला था, और इस एफ टीले के अंदर 15 श्रमिक आवास थे, जिसको मार्टिन व्हीलर ने श्रमिक कॉलोनी भी कहा है। और इसी के पास में यहाँ पर 12 अनागार के भंडार भी मिले, और यहाँ नीचे 18 चबूतरे मिले, जैसे 9-9 की लाइन में थे, 18 वर्ताकार चबूतरे मिले, जहां पर गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलते हैं। और क्योंकि ये दाने मिले थे गेहूं व जौ के साक्ष्य मिले, तो कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहां में गेहूं और जौ के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। तो 18 वर्ताकार चबूतरे कहां से प्राप्त हुए, हड़प्पा से प्राप्त हुए। अन्नागार 12 कहां से प्राप्त हुए, हड़प्पा से प्राप्त हुए। और इसके बाद में अन्नागार के बाद 15 श्रमिक कॉलोनियां कहां से प्राप्त हुई, तो हड़प्पा से प्राप्त हुई। अब इस टीले को क्या कहते थे, दुर्ग टीला कहते थे। इसको क्या कहते थे, नगर टीला कहते थे। मजदूर लोग वगैरह कहाँ रहते थे, इस नगर टीले में रहते थे। और मंत्रीगण वगैरह, पुरोहित राजा वगैरह कहाँ रहते थे, उच्च वर्ग वाले एबी टीला या पूर्वी टीले, पश्चिमी टीले के अंदर रहते थे। ये जो टीला था ये रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। अब यहाँ से एक तांबे की इक्का गाड़ी मिली, और प्रश्न ज्यादा यही पूछा जाता है कि तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से मिलती है, तो हड़प्पा से मिलती है। ठीक है, और उसके बाद में सर्वाधिक जो मोहरों की बात आती तो वो तो मिली थी मोहनजोदड़ो से, लगभग 1200 मोहरें मिली थी। लेकिन ऐसी मोहरें जो लिखी हुई थी, जो सर्वाधिक लिखी गई मोहरें जिस पर कुछ लिखा हुआ था, अभिलेख लिखे थे, वो मोहरें जो सर्वाधिक मिली थी वो हड़प्पा से मिली थी। ये तो थी आपके हड़प्पा सभ्यता। और एक कब्रिस्तान भी मिला था, यहाँ कब्रगाह मिली थी जो एच आकार का था। ठीक है, और ये तो था अपना हड़प्पा सभ्यता। तो एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि ये कहां पर स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। और इनकी खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी। और जो इनकी खोज की गई थी तो वहां 2 टीले प्राप्त किए गए, पश्चिमी टीला एक पूर्वी टीला मिला। और पश्चिमी टीला था जिनको दुर्ग टीला भी कहा जाता है, ये रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। ये मंत्री वर्ग और राजपुरोहित वर्ग और उच्च वर्ग के अधिकारियों के लिए था। और जिसको एबी टीला मार्टिन व्हीलर ने भी कहा था, और मार्टिन व्हीलर ने एफ टीला का। और उसके बाद में ये जो पूर्वी टीला है इसमें मजदूर लोग या आम लोग जनता के लिए बनाया गया था। यहाँ पर एच आकार की कब्रिस्तान मिला, और सर्वाधिक अभिलेख की मोहरें प्राप्त हुई, और तांबे की इक्का गाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई। इसके अलावा यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछते। एक 31 जो कब्रिस्तान में पूछते हैं, लकड़ी की एक कब्र मिली थी, वो कहाँ से मिली थी, वो मिली थी हड़प्पा से। बस ये याद रखना, इसके जस्ट नीचे मिली थी, और ये उसके ऊपर वाले भाग में मिली थी।